पूर्णिमा की रात के बाद गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। पक्षियों की आवाजें बंद हो गई थी। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे हिलना बंद कर चुकी थी। संजीव, शिल्पा और रहमान गांव छोड़ चुके थे, लेकिन कीर्ति वहीं रह गई। अब वो बात नहीं करती थी, बस हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती थी और बांसुरी बजाती थी। गांव वाले अब उससे डरने लगे थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि रात को कीर्ति का चेहरा बदल जाता है, कभी झुमकी, कभी मोहूली और कभी एक अपरिचित चेहरा। त्रिकोण की छाया अब पूरे गांव पर फैल चुकी थी। दिल्ली लौटने के बाद संजीव ने वो सब कुछ लिखना शुरू किया जो उन्होंने अनुभव किया था। लेकिन हर बार जब वो मोहूली या झुमकी के बारे में लिखता, उसके लैपटॉप की स्क्रीन अजीब तरह से ब्लिंक करने लगती। और जैसे ही वो तीसरी आत्मा बान के वास्तुविद के बारे में कुछ लिखता, स्क्रीन काली हो जाती। एक रात संजीव को नींद में एक सपना आया। एक जलता हुआ मंदिर, एक बच्ची जो हवा में लटक रही है और एक पुरुष जो मिट्टी में घुटनों तक धंसा हुआ है। वो सपना सच नहीं था, पर शायद एक चेतावनी थी। बोझुरी में अब कीर्ति एक देवी जैसी पूजी जाने लगी थी। डर के कारण लोग उसकी झलक देखकर अपने घरों में घुस जाते, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं, बस बांसुरी बजाती। और जब भी पूर्णिमा आती, उसके पीछे जंगल में आग की लपटें दिखने लगतीं। एक दिन एक बच्चा, दीपू, जो नई बस्ती में रहता था, अचानक गायब हो गया। अगली सुबह वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा मिला, कीर्ति की गोद में। उसकी आंखें सफेद थीं। उसने सिर्फ इतना कहा, अब वो हमारी बात सुनती है, पर क्या हम उसकी सुनेंगे? अब ये साफ हो गया कि आत्माएं सिर्फ बांध तक सीमित नहीं थीं, वे फैल रही थीं। यहां तक कि पास के कस्बों में भी अजीब घटनाएं दर्ज की जा रही थीं। लोग सपनों में त्रिकोण चिन्ह देख रहे थे। संजीव ने एक बार फिर से गांव लौटने का निश्चय किया। इस बार अकेले नहीं, उसके साथ थे माया अग्रवाल, एक तांत्रिक विदुषी जो आत्माओं के आध्यात्मिक अध्ययन में माहिर थीं। अर्पित घोष, एक क्वांटम वैज्ञानिक जो ऊर्जा तरंगों की चाल समझ सकते थे। इमामुद्दीन खान, एक पुरातत्व अधिकारी जिसने झुमकी मंदिर के नीचे प्राचीन संरचनाएं दर्ज की थीं। इमामुद्दीन के अनुसार मंदिर के नीचे एक और सुरंग थी, जिसे गर्भगृह कहा जाता था, जहां आत्माएं पहली बार संवेदित हुई थीं। जब वे वहां पहुंचे, उन्हें 3 कमरे मिले, प्रत्येक में एक तत्व के प्रतीक। पहला कमरा पानी से भरा, जहां दीवार पर मोहूली की छवि खुदी हुई थी। दूसरा, हवा की सीटी से गूंजता, जहां झुमकी के बाल हवा में लहराते चित्रित थे। तीसरा, मिट्टी से ढंका और वहां त्रिकोण चिन्ह उभरा हुआ था। अर्पित ने इन कमरों में ऊर्जा को नापा और पाया कि ये तीनों एक दूसरे से संचार कर रहे थे, जैसे आत्माएं अब आपस में समूह में कार्य कर रही थीं। माया ने एक विशेष अनुष्ठान प्रारंभ किया, जिसमें आत्माओं को श्रवण कराया जाता है, ताकि वे बोले नहीं, केवल सुने। अनुष्ठान के दौरान तीनों आत्माएं प्रकट हुईं, लेकिन अब वे पहले जैसी नहीं थीं। उनका स्वर समवेत था, उनमें समरसता थी। वे कहती हैं, हम एक नहीं, अब बहुत है। हम पीड़ा नहीं, स्मृति हैं। कोई हमें मिटा नहीं सकता, केवल स्वीकार कर सकता है। इसका अर्थ था, आत्माएं अब किसी एक रूप में नहीं थीं। वे स्मृति बन चुकी थीं, जो हर उस जगह फैल सकती थीं जहां
अन्याय हुआ हो। संजीव, माया, अर्पित और इमामुद्दीन ये समझ गए कि आत्माओं को बंद नहीं किया जा सकता, वे केवल शांत की जा सकती हैं, वो भी तब जब उनके अंतिम संवाद को समझा जाए। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया त्रिकोण संग्रहालय की स्थापना का, जहां तीनों आत्माओं की कहानियों को, उनके दर्द को, उनके विचारों को संजोया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि जल, वायु और मिट्टी सिर्फ तत्व नहीं, साक्षी भी है। अब गांव में सब सामान्य लग रहा था, पर मंदिर की अंतिम सीढ़ी पर अभी भी एक बांसुरी पड़ी है, और कभी-कभी हवा में उसका संगीत अब भी तैर जाता है।